नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कड़ी में आज मैं हूं जौनपुर में। इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर में है और हमारे साथ हैं 2021 बैच के 7th रैंक डॉक्टर शशि शेखर जी। आपका 2020 में समाज कल्याण अधिकारी विकास पर आपका चयन हो चुका है पहले, और आप डॉक्टर रहे हैं MBBS, मतलब वो डॉक्टर नहीं PhD होल्डर, एक्चुअल डॉक्टर आप रहे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका एक कंक्लूड कर दीजिए थोड़े में अपना पारिवारिक, आपके जो है बैकग्राउंड, जर्नी और आपका मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ एक में बता दिए, नहीं बहुत लंबी बात हो जाएगी। देखिए, पारिवारिक बैकग्राउंड में ये है कि मेरे परिवार में सब लोग मेडिकल फील्ड से हैं। जी जी जी। माता पिता भी हैं मेडिकल फील्ड से, रिलेटिव्स भी बहुत सारे हैं, मेरी वाइफ भी मेडिकल फील्ड से हैं। जी जी जी। और जो जर्नी रही इस एग्ज़ाम की, तो इसकी तैयारी जो है, हमने UPSC की तैयारी शुरुआत की थी और उसमें मैंने टोटल 4 अटैम्प्ट्स दिए, सिंसियर अटैम्प्ट्स दिए UPSC में। और 2017 या 18 में शायद सिलेबस चेंज हुआ UPPCS का, और वो UPSC के लाइंस पे हो गया। तो इस क्रम में मैंने 2020 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था UPPCS में, जिसमें मेरा चयन जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पे हुआ था। 2021 में मेरा ये UPPCS का दूसरा अटैम्प्ट था, जिसमें बाय गॉड्स ग्रेस और सबके आशीर्वाद से मेरी जो रैंक है वो 7th आई है, जिसके कारण मुझे उप जिलाधिकारी या डिप्टी कलेक्टर का जो है पोस्ट अलॉट हुआ है। एक सवाल सर, आप मेडिकल लाइन से हैं, एक डॉक्टर हैं, एक्चुअल डॉक्टर हैं, तो ये बताएं कि सर आप कैसे स्विच कर गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन तरफ कैसे आप झुका हो गया? देखिए, इसमें जो बहुत इनिशियल जिसको कहते हैं सीड्स डालना इस पूरे प्रिपरेशन का, वो मेरे नाना नानी जो थे, जी जी जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका, वो बचपन से ही उनकी एक इच्छा थी कि एक हमारे घर से जो है कोई प्रशासन में जाए। तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तो एक बेसिक्स उन्होंने एक दिमाग में डाला था कि ठीक है, आप ठीक पढ़ाई करते हो तो आप इसकी तैयारी करो। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में गए या जब आगे की पढ़ाई की, तो उसमें एक चीज़ ये रियलाइज़ हुआ कि देखिए, प्लेटफॉर्म हर प्रोफेशन में मिलता है आपको काम करने को, लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है या एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है वो प्रशासनिक सेवा आपको देती है। तो इसमें आप बहुत सारे स्तर पे काम कर सकते हैं। रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी पेशेंट को ट्रीट करना है, हेल्थ उससे एक बड़ा होता है। आप अगर जो डेफिनेशन आप देखेंगे हेल्थ की WHO की, वो भी इस चीज़ को कहता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना कंट्रीब्यूशन करने को, और साथ में सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता है। तो एक ये वजह थी कि जो है मेडिकल करने के बाद जो है, या उस दौरान भी जो है, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स। एक चीज़ सर बताइए, कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? देखिए, कोचिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है कोचिंग से, और दूसरा एक है कि थोड़ा फोकस्ड हो जाते हैं आप। कोचिंग करना मस्ट है, ये बोलना पूरी तरह से सही नहीं होगा। सेल्फ स्टडी से बहुत सारे लोगों ने तैयारी की है, लेकिन कोचिंग और मेंटरशिप जो होती है, जिसमें आप, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम थोड़ा वास्ट होता है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। तो कोचिंग और मेंटरशिप का एक ये बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपको एक दिशा प्रोवाइड करते हैं वो, कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। आप आंसर्स लिखते हैं जब मेंस के, तो उसमें वो फीडबैक देते हैं कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये एक योगदान मुझे लगता है कोचिंग का। लेकिन हाँ, अगर आप कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, तो देखिए आज यूट्यूब के माध्यम से इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप पूरा सिलेबस जो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, एक मिनिमम आप चार्ज पे, या फिर आप कह सकते हैं मंथली इंटरनेट पैक के माध्यम से आप उसका जो है पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बेसिक प्लानिंग आपको करनी होगी पूरे सिलेबस की। आपको अलग अलग चैनल्स जो है यूट्यूब पे उन्हें देखना होगा। कुछ चैनल जैसे स्टडी IQ बहुत अच्छा चैनल है, इसमें अनअकैडमी के कुछ वीडियोज़ आते हैं। इन सब चैनल्स के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कोचिंग करना मस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम फ्रेम का ध्यान रखें पहले। और दूसरा कि देखिए, होल एंड सोल आप डिपेंडेंट ना हो कोचिंग पे। बहुत बार कुछ चीज़ें कोचिंग में नहीं मिस हो जाती हैं, या टाइम कम रहता है तो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। कोचिंग उसमें कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो अपने फोकस स्ट्रेटजी से बहुत आराम से सेल्फ प्रिपरेशन से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जान पहचान में, या बहुत सारे अधिकारी जो अभी इस साल सेलेक्ट हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन से इस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से क्रैक किया है।
सर 3 चरण होते हैं, जी 3 फेज होते हैं आपके, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों की आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? जी देखिए, ये 3 फेज़ होते हैं, प्री मीन्स इंटरव्यू ना, इन तीनों का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। प्रीलिम्स में जनरली जैसे जब मैं पहले एग्ज़ाम दिया था, जब मैं प्रीलिम्स में कम नंबरों से रुक गया था, तो उस वक्त एक मेरी टेंडेंसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लो, बट वो काम नहीं आई चीज़ें, इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे प्री हो या मेंस हो। अब प्री में भी वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देंगे जिसके फिक्स आंसर नहीं होते हैं, ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में। तो एग्जामिनर उसमें आपसे चाहते हैं कि आप उस वक्त स्टार्ट डिसीजन लें कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने में मैं सेफ रहूँगा। तो इसमें पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, संडे का समय आप 2 घंटे निकाल सकते हैं जीएस के लिए, 2 घंटे सीसेट के लिए, और बंद कमरे में जो है एक एग्ज़ाम टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट करके, जैसे कि आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हैं, आप अपने टेस्ट पेपर्स को दें, उसके बाद उसको एनालिसिस करें कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उसकी एक वजह होगी आपने रिवीजन ना किया हो, एक वजह हो सकती है कि आपने सिली मिस्टेक कर दिया हो, एक और वजह हो सकती है जब ओवर थिंकिंग कर लिया हो आपने। तो आप उसको लिख लीजिए तुरंत, जो क्वेश्चंस गलत हुए उसके सामने। इससे जब आप एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो आपको लगेगा कि देखिए 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया, इस वजह से वो गलत हो गए। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पहले सही आंसर लगाया था, उसको बाद में चेंज कर दिया। तो ऐसे का आपको रफ आपके खुद के मिस्टेक्स का आइडिया लगेगा। तो जब आप 5, 6, 7, 8 टेस्ट ऐसे देंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस आप खुद का कर पाएंगे, और उसी को हमें एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। तो उससे एग्ज़ाम में आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि जो आप प्रैक्टिस में ये सारी गलतियाँ करके उससे सीख लें। रही बात मेंस की, तो देखिए मेंस का पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। उसमें आपको जीएस के 4 पेपर्स लिखने होते हैं यूपीएससी में, एसए का आपको इसी तरह यूपीपीसीएस में जो है एसए के पेपर्स लिखने होते हैं, 3 एसए लिखना होता है। तो इसमें नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बातों को जो है कैसे रखते हैं पेपर में। क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी वो कॉपी है, जो 50-55 पन्ने आपने लिखे हैं वही उनके पास है, जिससे आपका एवेलुएशन करेंगे वो। तो नॉलेज आपने अच्छी रखी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये प्रयास करें कि आप उसको लिख के पेपर पे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें। दूसरा कि क्वेश्चन के डिमांड को समझें, क्वेश्चन क्या आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा ट्राई करें पेपर में, कि उसको आप अच्छे तरीके से एड्रेस करें। और देखिए इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का पहले से एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना लें, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहे उसमें, पेपर में क्वेश्चन के अनुसार उसको आप चेंज कर सकते हैं, ताकि इससे थोड़ा समय आपका बच जाएगा। डेमोक्रेसी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सेक्युलरिज्म है, ऐसे बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जुडिशरी है, इलेक्शंस हैं, तो पार्लियामेंट है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स के आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो है बना लें एग्जाम में। इससे आपका समय थोड़ा बचेगा, और जैसा क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अनुसार माइनर मॉडिफिकेशंस करके आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चरण जो है इंटरव्यू का, वो एक बहुत ही सबसे आप बोलें तो थॉट प्रोवोकिंग, और जिसमें बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस कर दें चीज़ों का, वो फेज़ इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के फेज़ में हमें ये प्रयास करना है कि हर इशू को जो है बहुत ब्रॉडली समझें। ब्रॉडली से मेरा मतलब है कि उसके प्रॉस क्या क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसमें कमियाँ क्या क्या हैं। जो कमियां हैं उनको सिर्फ वहाँ पर ना सीमित रखें, उन कमियों को कैसे हम सॉल्व करें। जैसे कोई भी आप स्कीम ले लें गवर्नमेंट की, तो कोई भी चीज़ देखिए एक पैकेज में होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो आप उसको एक ब्रॉड एनालिसिस करें कि क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या निगेटिव्स हैं, और उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है, आप क्या करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान इंटरव्यू में रखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर देखिए वो प्री और मेंस में आपके जो नॉलेज का विड्थ है वो उन्होंने प्री में चेक कर लिया है, जो आपके नॉलेज की डेप्थ है उन्होंने मेंस में चेक कर ली है। अब रही बात आपके व्यक्तित्व की, तो वो इंटरव्यू में वो 20-25 मिनट जो 30 मिनट होते हैं, उसमें आपके व्यक्तित्व की वो एक तरह से चेक करते हैं। तो उसमें अपने आप को एनालिटिकल रखें, ऑनेस्ट रहें, ब्लफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए जो कलेक्टिव उनका जो एक्सपीरियंस होता है सारे बोर्ड मेंबर्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसमें ब्लफ नहीं कर पाएंगे, दे माइट पेनलाइज यू उसमें। तो ये चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना होता है। रही बात यूपीएससी की, तो उसमें डैप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, करंट की चीज़ें पूछते हैं। तो ये सब बहुत एक फोकस तैयारी होती है। इंटरव्यू की भी तैयारी बड़ी फोकस्ड होती है, अलग अलग हेड्स में, डैफ, हॉबीज़, आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, इस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जी सर, आपका जो आधार होता है बेस को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स चिंतित रहते हैं, जो बहुत ग्रामीण परिवेश रहते हैं, गांव के रहते हैं, उनका स्ट्रांग नहीं रहता बेस, तो उनके बारे में आपका क्या वो सिविल के लिए ट्राई कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए हर साल जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे रैंक से जो है लोग पास हो रहे हैं। बेस देखिए बनाना आपके हाथ में है, और अभी जो है एक जो आईटी रिवोल्यूशन हुआ है, उससे जो कंटेंट है वो बहुत इजीली आपको नेट पे अवेलेबल हो चुकी हैं चीज़ें। लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, और बेसिक जो आपको स्ट्रैटेजी होती है टॉपर्स की, या जो एक गाइडेंस होता है, वो सब चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, गूगल का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं,
टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़िए, वीडियोस देखिए, मोटिवेशन वीडियोस देखिए, लेकिन एट द एंड आप अपनी रणनीति खुद बनाइए, अपनी रणनीति खुद बनाइए, बेसिक्स पे बहुत ध्यान दीजिए। देखिए एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में जिसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो उसमें आपकी जो खुद की रणनीति होती है और जो आपका बेस होता है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस में आप खुद से एक बेसिक आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं, तो जिस क्वेश्चन में शायद आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलता, वहाँ पर अगर आप 2 मार्क्स भी लेके निकल जाते हैं मेंस में या प्री में कोई क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके रैंक इंप्रूवमेंट में वो काम करता है या फिर सिलेक्शन में काम करता है। तो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का, उसी प्रकार तैयारी में जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सर एक चैलेंज आपने लिया, आपने मेडिकल सब्जेक्ट लिया अपना, सब्जेक्ट का कितनी बड़ी भूमिका होती, आप जो है आपका वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल, उसके बारे में ज़रा बता दें। देखिए ऑप्शनल एथिक्स ऐसे इसकी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और साथ में जो है यूपी पीसीएस में भी इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑप्शनल लेने के समय किसी प्रिजुडिस के साथ या किसी बायस के साथ आप इसका चयन ना करें, आप एक थरो एनालिसिस करें, चाहे तो 10-10 दिन हर ऑप्शनल को पढ़ के देख लें। पहले आप सॉर्ट आउट कर लें कि जैसे 20-25 ऑप्शनल्स हैं तो उनमें से 2-3 ऑप्शनल मैं ले सकता हूँ, उसको लेके सब सब्जेक्ट को 10 दिन 8 दिन पढ़ के देखें, उसके आप पेपर्स को देखें, उसके सिलेबस को देखें, आप अपना एक्यूमेंट देखें कि आप देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मेक एंड ब्रेक का काम करता है इस एग्ज़ाम में। तो उसका चयन जो है बड़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से होना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा चयन हो रहा है तो आप इसका ले लो, ये नहीं करना चाहिए। रही बात मेरी, तो मेडिकल साइंस का देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ था ठीक से कॉलेज के समय में, तो मैंने उस चैलेंज को लिया और उसको मैंने अच्छे से तैयार किया। एक बार नंबर कम भी आए उसमें, फिर उस पर कमियों पे काम किया, फिर इस बार आई होप नंबर ठीक आए हों। अभी मार्क्स तो नहीं आया है, तो मतलब ये है कि देखिए जो किसी के लिए इजी ऑप्शन हो सकता है किसी और के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, सबका अपना अपना एक्यूमेंट होता है। तो ऑप्शनल का चयन आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं अगर आपकी पकड़ अच्छी है उस पर। तो अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं जो कि जिनका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, तो आप अपने सीनियर से बात करके, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक अच्छे से आप डिस्कशन करके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ध्यान रख के अपने ऑप्शनल का चयन करें। बहुत ज़रूरी है ऑप्शनल का अच्छा चयन। सर मेडिकल का आप स्टूडेंट रहे हैं, आप ये बताइए एक चौथा पेपर आपके यहाँ पीसीएस में होता है एथिक्स का, नीति शास्त्र का, वो थोड़ा डिफरेंट होता, स्पेशली आपके लिए डिफरेंट रहा होगा, उसकी तैयारी आपने कैसी की? देखिए एथिक्स का पेपर जो है दोनों एग्ज़ाम्स में उसको इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप फील्ड में आते हैं या जब जॉब में आते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है डे टू डे लाइफ में, डे टू डे गवर्नेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे जो टॉपिक हैं उसका हम लोग डेली यूज़ करते हैं कि जो काम है उसको अच्छे से कराया जा सके, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एप्टीट्यूड का बड़ा रोल होता है, एटीट्यूड का बहुत रोल होता है। तो देखिए एथिक्स का पेपर इसी पर्पस एग्जाम में रखा गया है क्योंकि अगर आप भावी एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। तो इस पेपर की तैयारी देखिए इसमें ये है कि पहले आप बेसिक्स को इसके पढ़िए, बेसिक डिफिनेशंस को पढ़िए, डिफरेंस को समझिए, एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इम्पैक्ट इसका एडमिनिस्ट्रेशन में। और साथ में अगर आप इसके एग्जाम्पल्स को सप्लीमेंट करते हैं अपने पेपर में तो उससे एक एग्जामिनर को एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ इन्होंने थियरी भी पढ़ा साथ में और प्रैक्टिकल जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, चाहे सक्सेसफुल ऑफिसर्स के या आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स के या जो भी लोग हमें इंस्पायर करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को अगर आप कोट करते हैं तो वो एक कंप्लीट आंसर जो एथिक्स का तैयार होता है, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। एक चीज़ और बता दें सर, आज के समय में जैसे एक कहावत थी कि एक साधे सब सधे, पहले था, लेकिन आज थोड़ा सा उस पर थोड़ा संदेह किया जा रहा है क्योंकि जो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि सिविल में आप सेलेक्ट ही हो जाए। तो सर ये बताएं कि अगर आप के जो प्लान बी की क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में? देखिए प्लान बी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं और भी चैनल्स के माध्यम से बता चुका हूँ। मैं तो कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड में प्लान बी बना के रखिए। इसके 2 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है कि देखिए इस एग्ज़ाम में जो है सक्सेस आपको मिलती है, डेफिनेटली आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो कभी कभी डिले हो जाती है। और वो डिले से मेरा मतलब है कभी 2 साल 3 साल भी हो सकता है, कभी 3 साल 4 साल भी हो सकता है, कभी कभी आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाता है। तो प्लान बी जो रहता है इस समय एक आपके बैक ऑफ द माइंड में एक पिलर की तरह तैयार रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान भी रेडी है। तो उससे तैयारी के फेज़ में भी आपको मोटिवेशन मिलता रहता है, पहली चीज़। और देखिए समटाइम्स क्या होता है कि बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी आपका चयन फाइनल नहीं हो पाता इन एग्जाम्स में, तो उस केस में प्लान भी आपके लिए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट से या अपने ग्रेजुएशन की फील्ड से कट ऑफ हो जाते हैं 3-4 4 साल 5 साल, तो उसके बाद जब लोग वापस जाते हैं अपने फील्ड में यूपीएससी या यूपी पीसीएस से जो है उसमें सक्सेस नहीं पा के कुछ रीज़न से, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो आपसे कम सक्षम है या वो जो सेलेक्ट हुए उनसे कम सक्षम है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि आपका चयन नहीं हो पाता है, तो फिर उनको बहुत दिक्कतें होती है अपनी फील्ड में वापस जाने में। तो इसलिए एक बहुत रियल, एक बहुत प्रैग्मेटिक, एक बहुत प्रैक्टिकल प्लान बी जो है मेरे ख्याल से वो हर स्टूडेंट के पास रेडी रहना चाहिए। इसके दोनों फ़ायदे, तैयारी के फेज़ में भी और भगवान न करे अगर आवश्यकता पड़ती है तो तैयारी के बाद भी।
सर आप एक डॉक्टर तो हैं, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मेडिकल तो एक पहले से डिसाइड है, मेडिकल में आप काम करना चाहें, इसके अलावा किस सेक्टर में आप काम करना चाहेंगे? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन जो 2 सेक्टर्स हैं ना, उसे बहुत करीब से देखा हूँ मैं, है ना, नज़दीक से देखा हूँ। और ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्टर। एजुकेशन आप देखिए कि जनरेशन्स को बदलने की जो है क्षमता रखता है। हेल्थ जो है, जिसको हम बहुत नैरो डायमेंशन से समझते थे, उस पर भी हमने कोरोना के समय देखा कि एक बहुत वाइड टॉपिक है हेल्थ। तो हेल्थ एजुकेशन तो एक बेसिक फोकस हमेशा ही रहेगा। इसके अलावा देखिए, जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ की जो रूट समस्याएँ हैं, मूलभूत समस्याएँ जो हैं, उन्हें समझ के उसका सोल्यूशन करने पर हमारा प्रयास रहेगा। 2-3 कॉमन पॉइंट जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ना। आपकी आबादी का 50% वुमेन है, तो उनको जब तक आप सही तरीके से सशक्तिकरण नहीं करेंगे उनका, तब तक एक इंक्लूसिव ग्रोथ का जो होता है कंसेप्ट, वो हम नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे। और दूसरा देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो होता है, बिल्कुल आपको पंचायती राज सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, इनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, लोगों को उतना ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का, स्कीम्स का जो है फ़ायदा होगा। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो इन्हें एम्पावर करने का काम जो है, ये एक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ बताएं कि सर आप IAS के भी इंटरव्यू दे चुके, 2 अटेम्प्ट आपने लिया है। जी। आप साक्षात्कार तक पहुँचे। जी। तो ये बताइए सर कि नेचर में क्या अंतर होता है IAS के प्रश्न और PCS के प्रश्न, ये दोनों प्रश्नों में प्रकृति में क्या अंतर होता है? जी, देखिए, जो प्रीलिम्स का स्टेज होता है UPSC का, जो एग्ज़ाम का, उसमें थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जी। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS के पेपर में। तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े से एनालिटिकल होते हैं और थोड़े से उसमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। वही नेचर आपको PCS के एग्जाम्स में भी मिलता है, बट PCS में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस 150 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल मतलब कि जो फैक्ट्स पे बेस होते हैं, ये अवार्ड किसको मिला, या ये आपको नेशनल पार्क कहाँ पे प्लेस है। तो इस तरह के फैक्ट्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्री में पूछे जाते हैं, यूपी PCS के। तो इसमें मेरा ये एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स को कि आप जो है बेसिक यूपी की जो है करंट अफेयर्स होते हैं, या जो बेसिक जो स्टैटिक पार्ट होता है सिलेबस का, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें साथ में। और UPSC की जो तैयारी होती है, उससे आप जो GS के कॉमन क्वेश्चन से बहुत आराम से टैकल कर लेंगे PCS के। लेकिन जो बीच में गैप आजकल मिलता है UPSC के और UP PCS के बीच में, कभी 10-15 दिन का गैप मिल जाता है। तो इसमें आप जो यूपी स्पेसिफिक एरियाज हैं, या जो फैक्ट्स वाला पार्ट है, उसको आप टेबल्स के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स में थोड़ा डिफरेंस है। UP PCS में प्री जो होता है थोड़ा फैक्चुअल होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। UPSC में थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। रही बात मेंस की, तो मेंस का जो है पैटर्न मोर और लेस नियरली एक ही तरह है UPSC और PCS का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप सेम तैयारी से बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो UP PCS के लिए मेंस जो है UPSC के लाइन्स पे ही हो गया है। रही बात इंटरव्यू की, तो वो मोर और लेस सेम है। तो सिर्फ प्रीलिम्स में ही थोड़ा नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, अदरवाइज मेंस इंटरव्यू जो है वो सेम होता है। एक चीज़ ये डिफरेंस होता है कि देखिए, UPSC में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक हमारा डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वो जो है वो बोर्ड मेंबर्स के पास होता है। उसमें आपका सारी डिटेल्स होते हैं, आपकी हॉबीज़ होती हैं, आपके अचीवमेंट्स होते हैं। तो उससे वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान सकते हैं कि किस एरिया में आपकी इंटरेस्ट है। तो उस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जो स्टेट सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है, इसमें जहाँ पे मेरी जानकारी है, एक डिटेल्ड डैफ जो है एग्जामिनर के पास नहीं होते हैं। कुछ बेसिक कोडिंग होती है आपकी, उसके अनुसार वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो UPSC की जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो डैफ को बहुत अच्छे से पार्ट में ब्रेक करके, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, हॉबीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़, सोशल जो इशूज़ हैं, आप इस तरह से तैयारी करें। अदरवाइज जो नेचर है मेंस इंटरव्यू का मोर और लेस एकदम ही सेम है। सेम टाइप के आंसर्स आप लिखते हैं, थोड़ा वर्ड लेवल पर डिफरेंस रहता है, बट आप तैयारी सेम करिए, आप दोनों बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लेंगे। प्री के लिए थोड़ा सा आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और सर, आपकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा है? मैं भूल गया था, हमको एक प्रश्न लेना चाहिए था कि पहले आप कैमरा बात कर रहे थे, किसका किसका योगदान रहा है, इसको जरा से कंक्लूड करते हैं। मेरी सफलता में बहुत लोगों का योगदान रहा है, वो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये है कि जो मेरे नाना नानी का आशीर्वाद जो मेरे साथ हमेशा रहा, माता पिता भाई बहन का सपोर्ट हमेशा रहा। मुझे याद है जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, तो मैं फ़ोन करता था रिजल्ट के समय अपनी मम्मी को कि मम्मी नहीं हुआ, तो एक ही वहाँ से आंसर आता था, तो कोई बात नहीं, फिर से दो। तो ये 2-3 बार हुआ, तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन लॉस का बड़ा योगदान रहा है, वाइफ का योगदान रहा है, छोटे भाई बहन मेरे नेहा, निधि, बहुत सारे लोग हैं, शाश्वत। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। मित्रों का बहुत योगदान रहा है। जो मेरे दोस्त हैं वो हमेशा जो है एक सपोर्ट की तरह हमेशा खड़े रहे, और उन्होंने मुझ पर भरोसा हमेशा दिखाया कि आप करते रहो, हो जाएगा। तो जब आप वीक फेज़ में होते हैं, जब आप नेगेटिव फेज़ में होते हैं, तो ये चीज़ें बड़ा सपोर्ट करती हैं आपको। तो इन सबका योगदान है मेरी सफलता में, सबका बहुत योगदान है।
तो वो एक लॉन्ग लिस्ट है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर जो तैयारी कर रहे हैं इसमें साथ एक लास्ट में एक मैसेज उनको कन्वे कर दीजिए, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। देखिए मैसेज इसमें यही है कि सफलता इस एग्ज़ाम में लगी रहती है ना। तो अगर किसी रीज़न से आपका किसी भी स्टेज पे चयन नहीं हो पा रहा है ना, तो आप ये मत सोचिए कि सक्सेस जो है आपको डिनाई हो गई है। डिनाई नहीं हुई, डिले हुई है, फ़र्क है दोनों चीज़ में। तो आप एक थरो इंट्रोस्पेक्शन करें, एनालिसिस करें कि किस वजह से जो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उस पर काम करें। और देखिए आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कभी ना कभी है किसी ना किसी रूप में। देखिए ऐसा नहीं कि इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर कर लिया तो आप जो है सब कुछ आपने पा लिया, लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल एग्ज़ाम इसके बाद शुरू होता है, जब आप फील्ड में आते हैं तो डेली चैलेंजेस जो होते हैं, बहुत सारे तरह के चैलेंजेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस में, तो वो एग्ज़ाम एक लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। जी जी जी। तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए, आप सिलेक्शन लेते हैं बहुत अच्छा। यदि नहीं भी ले पाते हैं तो आप इस तैयारी के फेज़ में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक ह्यूमन बीइंग के बेस पे, या फिर एक अच्छे स्टूडेंट आप बन जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख जाते हैं। तो वो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा। तो इसको आप इस तरह से देखें, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रिपरेशन का फेज़ बहुत अच्छा होता है, उसमें आप जो भी चीज़ों को सीख रहे हैं वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो ही जाएगी, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में, या फिर अगर आप अपनी फील्ड में वापस भी जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका व्यक्तित्व था तैयारी के पहले और जो आपका व्यक्तित्व है तैयारी के बाद, इसमें काफ़ी चेंज आप फील करते हैं। ये एक अच्छा है। तो आप अपने काम की ईमानदारी से करते रहिए और सब चीज़ें ठीक ही होंगी। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। देखिए आप हैं डॉक्टर शशि शेखर जी, जो आप मेडिकल फील्ड से रहे हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आपने चूज किया। एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बताया कि वेस बहुत काउंट नहीं करता है। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत। कोई भी फील्ड आपकी रही हुई, कैसा भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, चाहे प्राइमरी से हो, चाहे CBSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, आप सफल हो सकते हैं। और वही लोग आजकल सफल भी हो रहे हैं, ज़्यादा परसेंटेज उनका ही है, 80% नौकरी में। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।